क्या एक सिविल इंजीनियर अपनी लाइफ के अंदर मोटा पैसा कमा सकता है? तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि क्या एक सिविल इंजीनियर अपनी लाइफ के अंदर मोटा पैसा कमा सकता है। मेरा आंसर है हाँ। तो अगर हाँ आंसर है तो वो कौन से तरीके हैं जिन तरीकों को यूज करके एक सिविल इंजीनियर जो है अपनी लाइफ के अंदर जो है मोटा पैसा कमा सकता है। तो आज इसी टॉपिक में वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो तरीका और सबसे जो आसान तरीका है वो है जॉब। अब आप जॉब का नाम सुनते ही ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बात कर रहे हो यार, जॉब से हमारे खर्चे निकालने मुश्किल हो रहे हैं और आप बोल रहे हो कि जॉब से आप मोटा पैसा कमा सकते हो। तो अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं कि कैसे आप जॉब से जो है वो मोटा पैसा कमा सकते हो। तो मान लीजिए एक पर्सन है ए और एक पर्सन है आपका बी। ये दो पर्सन है, दोनों सिविल इंजीनियर जो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर जो है जॉब करते हैं। ए के पास में जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है वो है सैलरी। अब अगर आप जॉब कर रहे हो तो सैलरी आपको मिलेगी मिलेगी। जो बी पर्सन है इसके पास में भी जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है वो है सैलरी। तो दोनों के पास में फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सैलरी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है बी, जो ए पर्सन है इसके पास में कोई भी अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। लेकिन जो बी पर्सन है इसके पास में एक और सोर्स है एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का, और ये एक्स्ट्रा इनकम जो है इतनी जनरेट कर पा रहा है कि इसके सामने जो उसकी सैलरी है वो कुछ भी नहीं है। और ये एक्चुअल में ये चीजें हैं कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर, और काफी सारे सिविल इंजीनियर्स अपनी लाइफ के अंदर जो है ये एक्स्ट्रा इनकम जो है जनरेट कर पा रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे जॉब करते हुए। काफी सारे ऐसे सिविल इंजीनियर हैं जो अपनी लाइफ के अंदर कंस्ट्रक्शन साइट पे ही वर्क करना चाहते हैं। वो कभी भी ऑफिस की जॉब में जाना ही पसंद नहीं करते। मतलब वो चाहते हैं कि हम अपनी पूरी लाइफ जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे ही वर्क करें। क्यों चाहते हैं? वो है ये मोटिवेशन है जो कि है एक्स्ट्रा इनकम। क्योंकि अगर आप साइट पे काम करोगे तो आपके पास चांसेस है कि आप वहां पे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आप ऑफिस के अंदर शिफ्ट हो जाओगे तो आप वहां पे एक्स्ट्रा इनकम जो है जनरेट नहीं कर सकते हो। और ये लगभग हर कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं। मैं वीडियो में आपको थोड़ा डिटेल में इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। तो बस आपको ये देखना है जहां पे भी आप जॉब कर रहे हैं वहां पे आपके आसपास क्या एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के सोर्सेज हैं। अब आप उनको सोर्सेज को यूटिलाइज करना है और अपनी इनकम जो है वो जनरेट करनी है। तो ये फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम हो गया। और ये मैंने बताया ना कि ये एक्स्ट्रा इनकम इतनी है कि उसके सामने आपकी सैलरी जो है वो कुछ भी नहीं रहने वाली है अगर आप ये कर ले जाते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो सोर्स है वो है बिजनेस। देखो बिजनेस क्या होता है ना, किसी भी टाइप का आप बिजनेस करो, बिजनेस में पैसा होता है। अगर आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुली रन होता है तो आप 100% जो है पैसा जो है वो अर्न करोगे। सवाल ये आता है कि सर मैं सिविल इंजीनियर हूं तो मैं कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन सा बिजनेस कर सकता हूं। मैं आपको यहाँ बिल्कुल भी ये सलाह नहीं दूंगा कि आप जाके ठेकेदारी स्टार्ट कर दो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लो। क्योंकि ज्यादातर सिविल इंजीनियर को सिर्फ यही एक बिजनेस जो है वो दिखाई देता है कि क्योंकि आसान दिखता है। गए किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर आप मतलब काम वहां से उठा लिया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लिया, जाके वहां पे काम ले लिया। मैं बिल्कुल आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप ठेकेदारी स्टार्ट करो या आप कोई आर्किटेक्चरल फर्म स्टार्ट करो। आर्किटेक्चरल फर्म के अंदर भी बहुत माथा पच्ची है। अगर आप बड़े लेवल की आर्किटेक्चरल फर्म स्टार्ट करो तो वहां पे स्कोप है। और ये जो छोटे मोटे जो आप घर के नक्शे बनाने सोचते हो कि ऑटोकैड सीख लिया, स्केचअप सीख लिया और मैं लोगों के घर के नक्शे बनाना स्टार्ट कर दूंगा, यहाँ आपकी दाल रोटी चल सकती है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कमा सकते। मैं कुछ ऐसे आइडिया आपको बताऊंगा जिनको आप कर सकते हो, वो भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के अंदर। सबसे पहला आइडिया है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनीज। अब ये बहुत लोगों के लिए नई टर्म होगी और बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स ने हो सकता है कि इस तरह की कंपनीज में काम किया और ऐसी कंपनीज के साथ में काम किया भी होगा। बेसिकली ये जो कंपनीज होती है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनीज, ये क्वालिटी चेक करने का काम करती हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम क्यों ऐसी कंपनी को हायर करेंगे, हम तो कोई स्टाफ नहीं हायर कर लेंगे क्वालिटी कंट्रोल के लिए। होता क्या है कि मान लीजिए कोई विप्रो कंपनी है, विप्रो कंपनी को अपना कोई हेड ऑफिस बनाना है या फिर कोई उसको अपना ऑफिस कंस्ट्रक्ट करवाना है। अब विप्रो की जो एक्सपर्टीज है वो कंस्ट्रक्शन में नहीं है, विप्रो की एक्सपर्टीज किसके अंदर है? आईटी के अंदर। लेकिन विप्रो को ये भी टेंशन है कि जो मैं कॉन्ट्रैक्ट दे रही हूँ किसी कंपनी को, क्या मेरा जो ऑफिस है वो उन क्वालिटी स्टैंडर्ड पे बन पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे रोल निकल के आता है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनीज का। विप्रो क्या करेगी?
थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी जो है वो हायर करेगी और उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देगी भी आप मेरे प्रोजेक्ट की जो है क्वालिटी मॉनिटरिंग करो। और वो कंपनी जो इंस्पेक्शन कंपनी होती है क्वालिटी मॉनिटर करने के साथ साथ में सर्टिफिकेट भी इशू करती है। जैसे एक कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, आप नेट पे जाके चेक कर लेना, SGS, ठीक है। ये भी एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी है। इस कंपनी के साथ मैंने काम किया है 2 साल, तो मुझे इस कंपनी के बारे में काफी कुछ पता है। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी ये काफी यूज किया जाता है, खासकर जो बड़े स्केल के प्रोजेक्ट होते हैं। मान लीजिए सीपीडब्ल्यूडी को कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है जिसमें सीपीडब्ल्यूडी की एक्सपर्टीज नहीं है, या सीपीडब्ल्यूडी के पास जो मैन पावर है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि उस प्रोजेक्ट की क्वालिटी मॉनिटर कर सके, तो वो सीपीडब्ल्यूडी उस केस में क्या करेगी कि एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी जो है वो हायर करेगी, और तब वो ही कंपनी जो है उस पूरे प्रोजेक्ट की क्वालिटी जो है मॉनिटर करेगी और बाद में सर्टिफिकेट जो है इशू करेगी। ये बड़े लेवल पे काफी किया जाता है, छोटे लेवल पे भी किया जाता है। तो आप इस तरह की कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में हो सकते है कि आपको काम लेने में प्रॉब्लम आए, लेकिन धीरे धीरे आप इसके अंदर बढ़ सकते हैं। क्या आपके अंदर इसमें आपने कोई मशीनें खरीदी? नहीं, आपका सिर्फ यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है। आपके पास में एक स्किल टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए, आप इससे आगे जो है काम कर सकते हो। इसके बाद हमारा जो सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस है वो है पीएमसी कंसल्टेंसी। बेसिकली पीएमसी कंसल्टेंसी क्या काम करती है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो है वो प्रोवाइड कराती है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। अब जैसे हमारे जो प्लानिंग इंजीनियर की फैकल्टी है उनके खुद की पीएमसी कंसल्टेंसी है, दुबई में उनका ऑफिस है। पहले दिल्ली में वो ऑफिस था, फिर अब वो दुबई में सेटल हो गए और उनके पास में फॉरेन क्लाइंट्स हैं। मोस्टली वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ ही काम करते हैं। अब दुबई में इसलिए सेटल हुए ताकि उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो मिल सके। तो इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसीज है पीएमसी कंसल्टेंसी जो बाहर के फॉरेन क्लाइंटों को जो है पीएमसी कंसल्टेंसी जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। क्या आपकी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट हुई? नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट हुई। अगर आपका एक्सपीरियंस है उस चीज के अंदर, आपकी स्किल है उस चीज के अंदर, तो आप बड़े ही आसानी से ये स्टार्ट कर सकते हो। आपको बस एक सॉफ्टवेयर परचेज करना है, एमएसपी प्राइमेरा सॉफ्टवेयर आपको परचेज करना है। उसके बाद में आप जो है इन कंपनीज के जो है काम कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर आईटी कंपनीज क्या करती हैं, मोस्टली इंडिया के अंदर जो आईटी कंपनीज है वो फॉरेन क्लाइंट्स के लिए काम करती हैं। सेम चीज जो है पीएमसी कंपनीज। इंटरनेशनल क्लाइंट मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट जो होते हैं ना वो अच्छा खासा पैसा जो है वो देते हैं। इंडियन क्लाइंट जो है वो थोड़े से लिचर टाइप होते हैं, पेमेंट देने में थोड़ी सी वो आनाकानी करते हैं, फिर उस तरह का पेमेंट नहीं मिलता है। इसलिए अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अप्रोच करोगे तो आपको अच्छा खासा पैसा जो है वो मिल सकता है और टाइमली पैसा मिलेगा, पैसा भरेगा भी नहीं। ये भी चीज ध्यान रखना। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस है वो है साइट मोबिलाइजेशन का। अब ये क्या है, हो सकता है कि आप लोगों को अलग लगे, या हो सकता है कि इस बारे में आप लोग जानते भी होंगे। होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको अपनी साइट स्टार्ट करने में काफी दिक्कत आती है। खासकर वे कंपनीज जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कोई काम करना चाहिए। मान लीजिए कोई साउथ की कोई कॉन्ट्रैक्टर फर्म है, उसने सीपीडब्ल्यूडी का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया और वो साइट स्टार्ट होनी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, या फिर लद्दाख के अंदर वो साइट स्टार्ट होनी है, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, या फिर नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में स्टार्ट होनी है। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जो छोटे लेवल की या फिर मिड लेवल की है, उसे एकदम से अपनी साइट उस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टार्ट करने में काफी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे रोल निकल के आता है ऐसी कंपनीज का जो कि साइट मोबिलाइज करने में काफी हेल्प करती हैं। और ये सिर्फ इंडियन कंपनी ही कोई नहीं जरूरत पड़ती है, इंटरनेशनल कंपनीज तक भी इस तरह की कंपनीज को हायर करती हैं। मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी है, उसे इंडिया के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो वो भी यहाँ पे इस तरह की कंपनीज की जो है वो हेल्प लेती है अपनी साइट को मोबिलाइज करने के लिए। जैसे जब मैं लखनऊ के अंदर था तो वहां पे सिंगापुर की एक रियल एस्टेट फर्म थी, उसे लखनऊ के अंदर एक प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट करना था। तो अपनी साइट को स्टार्ट करने के लिए उसने लखनऊ की एक कॉन्ट्रैक्टर फर्म, मतलब मोबिलाइज वो लोग कराते थे, आर्किटेक्चरल फर्म थी, उनकी हेल्प ली थी अपनी साइट को स्टार्ट कराने के लिए। मेरा खुद का फ्रेंड जो है इस तरह का बिजनेस जो है वो रन करता है, और वो रिमोट लोकेशन पे उसकी एक्सपर्टीज है। मान लो आपको लद्दाख रीजन के अंदर अपनी कोई साइट स्टार्ट करनी है, आपको जम्मू कश्मीर में स्टार्ट करनी है, हिमाचल में टॉप एरिया में आपको करनी है, तो रिमोट एरियाज के अंदर उसकी एक्सपर्टीज है और वो आपकी हेल्प करेगा रिमोट एरियाज के अंदर आपको जो है साइट आपकी स्टार्ट करवाने में। देखो जैसे एलएनटी जैसी जो कंपनीज होती है ना, इन कंपनीज के पास रिसोर्सेज होते हैं, इनके जोन वाइज ऑफिस होते हैं, जोन के अंदर भी इनके जो है सेक्टर्स डिवाइड होते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर ऑफिस है, उसके बाद यहाँ पे ऑफिस है। प्लस इनके क्या है कि ऑल ओवर इंडिया की जो है साइट वो चल रही है, तो इनको कहीं पे भी नई लोकेशन पे साइट स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी जिसकी
मोस्टली 2-3 ही प्रोजेक्ट जो है रनिंग में एक साथ चल रहे हैं, या कोई छोटी कॉन्ट्रैक्टर फर्म है, क्योंकि आज के टाइम पे ई टेंडरिंग होती है। आप ई टेंडर डाल के जो है आप किसी भी लोकेशन का बड़े आराम से जो है टेंडर ले सकते हो। तो उन कंपनीज को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, और खासकर और इंटरनेशनल जो कंपनीज इंडिया के अंदर इस तरह का वर्क करना चाहती हैं, तो यहाँ पे इन का रोल निकल के आता है। ये भी काफी अच्छा स्कोप है जहाँ पे आप अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे भी काम कर सकते हैं, जैसे मेरा फ्रेंड जो है वो रिमोट लोकेशन के लिए काम करता है, तो आप इस तरीके से भी काम जो है वो कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो 4 टाइप ऑफ बिजनेस आता है, इसको मैं बेसिकली बोलता हूँ रियल एस्टेट ट्रेडिंग। ठीक है, ये शेयर मार्केट ट्रेडिंग नहीं है, रियल एस्टेट ट्रेडिंग है। आप लोगों की लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज। तो थोड़ा सा आप लोगों को लगा होगा कि क्या है सर, ये प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने की बात कर रहे हैं। ये भी एक ऐसा काम है कि अगर आप इसको भी प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, तो विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है आप इस बिजनेस को, या बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ में आप इस बिजनेस को बड़े ही आसानी से जो है रन कर सकते हो। और बहुत लोग कर रहे हैं, मैं खुद इस बिजनेस को करता हूं, तो मुझे इसके बारे में काफी कुछ पता है। बेसिकली क्या होता है कि इंडिया के अंदर, थोड़ा सा इसके बारे में बता दो, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, छोटी सी कोई प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत है मान लीजिए 50 लाख रुपए। तो इंडिया के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक टोकन अमाउंट देना होता है। टोकन अमाउंट देते के साथ ही प्रॉपर्टी आपकी बुक हो जाती है। उसके बाद फिर फाइनल अमाउंट देने तक आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है। जनरली जो यहाँ पे चलता है वो 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक का टाइम पीरियड रहता है, और ज्यादातर केसेस के अंदर एटलीस्ट आपको जो है 3 मंथ का टाइम पीरियड जो है वो बड़े आसानी से मिल जाता है। अब आपके जो है मान लो 50 लाख की प्रॉपर्टी है, और आपने जो है 10 लाख रुपए टोकन अमाउंट दे दिया, या 5 लाख रुपए। ये टोकन अमाउंट भी वेरी करता है सामने वाले के साथ में आपकी किस तरह की अंडरस्टैंडिंग बन रही है। कुछ लोग जो है ज्यादा टोकन अमाउंट लेते हैं कि नहीं यार 50 लाख की प्रॉपर्टी है भाई, 10 लाख तो देना पड़ेगा। कोई बोलता है कि चलो कोई नहीं, आप 5 लाख दे दो। तो अब 3 महीने का आपके पास टाइम है, आपने 10 लाख रुपए टोकन अमाउंट दे दिया, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 40 लाख रुपए आपको 3 महीने के अंदर देना है। और अब आपको क्या करना है, आपको 40 लाख रुपए नहीं देना है, अब आपको एक नया बायर जो है उस प्रॉपर्टी के लिए सर्च करना है, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अपना ऐड करके सामने वाले को सेल कर देना है। और ये जो 40 लाख रुपए है, अब वो पार्टी देगा जो कि जिसको आप सेल कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये एक प्रॉपर्टी फर्स्ट पार्टी थी, सेकंड पार्टी आप हो गए, यहाँ पे आपके लिए थर्ड पार्टी। सो ये पार्टी पेपर कराएगी आपके नाम, और आप पेपर कराओगे इसके नाम पे। और कुछ केसेस के अंदर जो है डायरेक्ट भी पेपर हो जाते हैं, कि यहाँ से सीधे पेपर जो है इसी पार्टी के नाम पे हो जाते हैं। और प्रॉपर्टी जनरली अगर 3-4 महीने का टाइम होता है, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जिस तरह की भी पार्टी मिलती है, इतना एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो आपको मिल जाता है। अब आप सोचेंगे कि सर क्यों कोई 3 महीने के अंदर 50 लाख की प्रॉपर्टी के 2 लाख रुपए मुझे एक्स्ट्रा देगा। एक्स्ट्रा देते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप मार्केट में जाके सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, मान लो कोई प्लॉटिंग एरिया है, वहां पे कोई अच्छी लोकेशन का कोई प्लॉट है, आपने, क्योंकि आप तो प्रोफेशनल हो, आपको तो बाई या सेल करना है, आपने वो ले लिया, आप कोई पार्टी आ रही है उसको वही पसंद आ रहा है, किसी का वास्तु के हिसाब से वही लोकेशन फिट बैठ रही है कि नहीं, वास्तु के हिसाब से हमें यही फेसिंग हमारी होनी चाहिए, बाकी आसपास कोई प्लॉट ही अवेलेबल नहीं है, किसी के बजट में वो चीज फिट बैठ रही है। तो ये कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें आदमी 1-2 लाख रुपए जो है वो बड़े आराम से पे कर देता है। तो ये भी एक टाइप का बिजनेस है जिसको आप बड़े आराम से जो है कर सकते हैं। सुनने में आपको थोड़ा छोटा लगेगा, लेकिन काफी बड़े लेवल पे लोग इसको कर रहे हैं। एक कंपनी है होम जॉब, आप नेट पे जाना, गुड़गांव की कंपनी है, आप जाके सर्च कर लेना। उसके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना वो कोई कंस्ट्रक्शन कराते हैं, सिर्फ इस तरीके की एक्टिविटी वो करते हैं, और आप जाके उनके बारे में पढ़ लेना। सिविल इंजीनियर ही उनके जो ओनर है वो सिविल इंजीनियर ही है, और कोई ज्यादा एज के बंदे नहीं है। तो आप जाके एक बार सर्च कर लेना। दिल्ली एनसीआर के अंदर ये काफी होती है, बाकी अदर लोकेशन का मेरे को नहीं पता। तो ये कुछ टाइप ऑफ बिजनेस मैंने बताया। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा इनकम पे ध्यान दो, और अगर आप बिजनेस करने हैं तो ये कुछ बिजनेस आइडियाज मैंने आपको दिए, तो इनके बारे में जरूर रिसर्च करना, जरूर काम करना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो, या कुछ चीजें समझ में नहीं आई है, और दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू।